हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस मतलब कि लेखांकन अवधारणाएं, सिद्धांत और उनकी परंपराओं के साथ ही गैप्स क्या होते हैं, इन सभी को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम अकाउंट्स का परिचय, हिस्ट्री, डेफिनेशन सभी को पढ़ के उनके एमसीक्यू भी देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूर देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब हम इसके परिचय से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार हम इसे पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगी। Accounting is a language of the business. Financial statements prepared by the accountant communicate financial information to the various stakeholders for decision making purpose. Therefore, it is important that financial statements prepared by different organizations should be prepared on uniform basis. एक बार हिंदी में भी देखते हैं। लेखांकन व्यवसाय की भाषा होती है। लेखांकन द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण निर्णय उद्देश्य के लिए विभिन्न हितधारकों को वित्तीय सूचनाओं का संवहन करते हैं और इसके अनुसार विभिन्न संगठनों द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण समान आधार पर तैयार किए जाने चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि लेखांकन व्यवसाय की ही एक भाषा होती है, इसलिए जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी के द्वारा समान आधार पर मतलब कि एक समान आधार पर तैयार किए जाने चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और आप ही उसी के ओनर हो, तो आपको जो उसके अकाउंट्स भी तो मेंटेन करने पड़ेंगे। तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करके उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी प्रिपेयर करना होगा और उसी के लिए आपने 4-5 अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया है और अपने बिजनेस के लिए सही प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए अपने जो सारे रिकॉर्ड्स थे वो उन अकाउंटेंट्स को आपने दे दिए। तो फ्रेंड्स, अब वो कुछ टाइम बाद आए और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आए और आपने चेक किया तो आपने पाया कि जो भी उन्होंने लाभ हानि और वित्तीय स्थिति का विवरण किया है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो फ्रेंड्स, आप क्या उस स्थिति पर रिलाय करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कोई बोलेगा हमने यह पॉलिसी अपनाई है, कोई बोलेगा हमने इस अवधारणा व सिद्धांत के अनुसार यह प्रॉफिट और लॉस आया है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों से बचने के लिए लेखांकन अवधारणाएं, सिद्धांत और परंपराओं का ही जन्म हुआ है। अब देखते हैं ये। टू अवॉइड ऑल द डिफरेंसेस, a generally accepted set of rules have been developed. This generally accepted set of rules provide unity of understanding and unity of approach in the practice of accounting and also and better preparation and presentation of financial statements. एक बार हिंदी में भी देखते हैं, फिर मैं आपको वैसे ही समझाऊंगी। अलग अलग लेखाकार द्वारा अलग अलग अंतर और प्रस्तुतिकरण से बचने के लिए नियमों का एक सामान्यतः स्वीकृत समुच्चय बनाया गया है। यह लेखाकार के व्यवहारों में पहुंच की समरूपता की व्यवस्था तथा साथ ही वित्तीय विवरणों की श्रेष्ठ रचना की प्रस्तुति में भी सहायक है और इसी मतिभ्रम को दूर करने के लिए और समरूपता प्राप्त करने के इरादे से सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी समरूपता पाने के लिए और इतने जो मतिभ्रम उत्पन्न हो रहे हैं, इन सभी को दूर करने के लिए इन एक तरह के प्रैक्टिस प्रिंसिपल को बनाया गया है और यह बेटर प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन के लिए बनाए गए हैं। आई होप फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है गैप्स की। गैप्स मतलब कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब कि सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत। एक बार हम पढ़ते हैं इसे। गैप्स रेफर टू अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, स्टैंडर्ड और पोस्टुलेट्स इशूड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। सामान्य लेखांकन सिद्धांत से तात्पर्य व्यवसाय में वित्तीय विवरणों के लेखन, निर्माण और प्रस्तुतिकरण में एक रूपता लाने के उद्देश्य से वित्तीय लेखांकन बोर्ड द्वारा जारी किए गए अवधारणाएं, सिद्धांत, परंपराएं व दिशा निर्देश है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब कि सामान्य रूप से यह मान्य लेखांकन सिद्धांत ही हैं जिसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा व्यवसाय में वित्तीय विवरणों के लेखन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में एक रूपता लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। द टर्म
GAAP is used to describe rules developed for the preparation of financial statements and are called concept, convention, postulate, principle, etc. These gaps are backbone of the accounting information system without which the whole system cannot even stand erectly. फ्रेंड्स, ये जो होते हैं इसे ही वित्तीय विवरणों की रचना करने के लिए विकसित किए गए नियमों की व्याख्या हेतु काम में लिया जाता है तथा इसे अवधारणाएं, परंपराएं, सिद्धांत आदि के नामों से जानते हैं। और यह गैप लेखांकन सूचना प्रणाली की रीढ़ रज्जु होते हैं। इसके बिना संपूर्ण तंत्र मजबूती के साथ में खड़ा भी नहीं रह सकता है। इन सभी रूल्स को ही हम व्यवहार में अवधारणाएं, परंपराएं और सिद्धांत आदि नामों से जानते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि लेखांकन कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, तो इन्हें देखते हैं कि ये क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है या फिर ये सब एक ही हैं। तो अब हम पहले देखते हैं लेखांकन कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि लेखांकन अवधारणाएं या फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया और नोशन विच हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। Accounting concepts define the assumptions on the basis of which financial statements of a business entity are prepared. अवधारणा शब्द का अर्थ दृष्टिकोण या विचार से है जिसका सार्वभौमिक उपयोग हो, और लेखांकन अवधारणाएं उन मान्यताओं की परिभाषा देती हैं जिनके आधार पर एक व्यावसायिक संस्था के वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक तरह की मान्यता या फिर असम्पशंस ही है जिसका हर व्यक्ति को लेखांकन करते समय ध्यान होना चाहिए, जिसी के आधार पर व्यवसाय के वित्तीय खाते एक समान बन पाएं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मतलब कि लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन्स commonly associated with the theory and procedure of accounting, serving as an explanation of current practices and the guide for selection of conventions of procedure where alternative exists। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार हिंदी में बताती हूँ, फिर मैं आपको ढंग से समझाऊंगी। लेखांकन सिद्धांत चालू व्यवहारों के स्पष्टीकरण के रूप में तथा जहाँ अनेक विकल्प मौजूद हों वहाँ परंपराओं, प्रक्रियाओं के चयन हेतु मार्गदर्शक के रूप में निर्वाह कर रही लेखांकन की प्रवृत्तियों और सिद्धांतों से सामान्यतः जुड़ी सैद्धांतिक विचारधाराओं की एक शाखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, ये जो बहुत सी परंपराएं और अवधारणा होती है उन्हीं के लिए चयन और गाइड करता है कि जहाँ पे बहुत सारी अवधारणाएं हैं उसमें से कौन सी बेस्ट रहेगी, उनके लिए यह गाइड करता है। और फ्रेंड्स, ये जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं ये हमेशा ही वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होते हैं और यह एकदम सिंपल और अंडरस्टैंडिंग भी होने चाहिए और इसका तभी सतत रूप से पालन भी किया जाएगा। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो लेखांकन परंपराएं क्या होती हैं, तो अकाउंटिंग कन्वेंशन होती हैं। दीज कन्वेंशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड यूजेस commonly known as accounting principles adopted by various organizations over a period of time. Accounting conventions need not have universal application, मतलब कि ये जो लेखांकन की परंपराएं होती हैं इनका ज़रूरी नहीं है कि सार्वभौमिक उपयोग हो, और ये जो लेखांकन की परंपराएं होती हैं इन्हें ही हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो लेखांकन परंपराएं होती हैं इन्हें ही हम नॉर्मली लेखांकन परंपराएं, मतलब कि या तो लेखांकन प्रिंसिपल बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसे कहा जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो हम अकाउंट्स के वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये सभी कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, अकाउंटेंट हो, अकाउंट ऑफिसर हो या फिर TRA हो, क्योंकि फ्रेंड्स बेसिक अकाउंट तो सभी में कॉमन होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में अलग अलग थ्योरी होगी। फ्रेंड्स, ये थ्योरी सेम ही होती है और सभी एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या और भी कोई रिलेटिव कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लेखांकन अवधारणाओं की या फिर लेखांकन संकल्पनाओं की। अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं और आप इन सभी को अच्छे से समझिएगा,
क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट की, मतलब कि सत्ता की अवधारणा क्या होती है। इट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। Accountants should treat a business as distinct from its owner. Business transactions are recorded in the books of accounts and owner's transaction in his personal books of account. व्यावसायिक इकाई संकल्पना या फिर सत्ता की अवधारणा हमें यह बताती है कि व्यावसायिक उपक्रम की एक अलग पहचान होती है जो उसके मालिकों से बिल्कुल अलग है। लेखाकारों को किसी व्यवसाय को उसके मालिकों से भिन्न समझना चाहिए। लेखा पुस्तकों में व्यवसाय के लिए नियमों को रिकॉर्ड किया जाता है, तो स्वामी के निजी लेन देनों को उसके व्यक्तिगत लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे ही हम, ये जो सत्ता की अवधारणा है, इसे ही हम बिजनेस यूनिट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और इसी के अनुसार व्यवसाय और उसके ओनर, मतलब कि उसके मालिक को अलग अलग समझा जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, राम ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो व्यवसाय में इसे कैपिटल के रूप में दिखाया जाएगा और बिजनेस के लिए यह एक अलग लाइबिलिटी हो गई। हमने राम से 1 लाख रुपए ले रखे हैं, तो उसे, मतलब कि बिजनेस को बाद में उससे चुकाने होंगे। तो इसी के लिए अगर राम ने बाद में 10,000 रुपये अपने पर्सनल खर्च के लिए निकाल लिए, मतलब कि जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसी में से 10 लाख रुपये निकाल लिए, तो ये ड्राइंग हो जाएगी और 10,000 रुपये उसे कैपिटल में से घटाकर अब बिजनेस की लाइबिलिटी ओनली 90,000 की रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो एंटिटी कंसेप्ट है ये सभी में लागू होता है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, सॉल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर कंपनी हो। अब बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब कि मुद्रा मापांकन की अवधारणा क्या कहती है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शन which can be measured in terms of money are recorded. Transactions and events that cannot be expressed in terms of money are not recorded in the business books. इस अवधारणा के अनुसार केवल वही लेन देन जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेन देन तथा घटनाएं जिनको मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है व्यवसाय की पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही एक सिंपल अवधारणा है और आपको ये याद होगा कि हमने पहले के भी अकाउंट्स के वीडियो में इसे एक लिमिटेशन के रूप में पढ़ा था, क्योंकि इसमें ओनली मौद्रिक इकाइयों का ही लेखा करती है। फिर भी यह एक इसकी अवधारणा बन गई है। इसमें फ्रेंड्स ओनली वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसको हम मनी टर्म्स में व्यक्त किया जा सकता है, जिनको मुद्रा के रूप में माप नहीं सकते, जैसे कि कर्मचारियों की ईमानदारी, व्यक्तियों का कौशल आदि, उन्हें इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो संकल्पना है यह ये भी बताती है कि सभी ट्रांजैक्शन को एक ही मुद्रा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तभी हम इसकी एक दूसरे से तुलना कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं कि हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करते हैं, 2 अलग अलग कंट्रीज़ में स्थित 2 कंपनी की तुलना करनी है, तो पहले हमें उसकी करेंसी, मतलब कि उसकी मुद्रा को एक करना होगा। जैसे कि एक एक्स कंपनी है, उसकी 1 साल की सेल है 1 लाख रुपीज़, और दूसरी कंपनी है, ये एक्स कंपनी की सेल हो गई, और वाई कंपनी की बात करते हैं तो वाई कंपनी की जो सेल है वो है 1 लाख यूरो। तो फ्रेंड्स, ये जो 1 लाख यूरो और 1 लाख रुपए हैं, तो फ्रेंड्स ये क्या बराबर हुए? ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है 2 फर्म्स का, तो पहले हमें इनकी करेंसी को एक करना होगा, और इन्हें करेंसी को एक करने के लिए इसे चेंज करना होगा। या तो हमें जो रुपए हैं उसे यूरो में कन्वर्ट करना होगा या यूरो को रुपए में कन्वर्ट करना होगा। अब थर्ड है अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कि लेखांकन अवधि संकल्पना। तो फ्रेंड्स, ये जो लेखांकन अवधि संकल्पना है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 3 संकल्पना आएगी, लेखांकन अवधि संकल्पना, उपार्जन संकल्पना और मिलान, मतलब कि मैचिंग कॉन्सेप्ट, इन तीनों को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं और एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। या फिर फ्रेंड्स, आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके ओनली सिंगल टैप करके भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप में तो हम डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी करवाते हैं, तो आप हमसे जुड़िए
और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अब हम इस संकल्पना को देखते हैं, अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड. As per going concern concept, an indefinite life of the entity is assumed. For a business entity, it causes inconvenience to measure performance achieved by the entity in the ordinary course of business. Generally, 1 year period is taken up for performance measurement and appraisal of financial position. फ्रेंड्स, इसे ही निश्चित लेखांकन अवधि की विचारधारा भी कहा जाता है और सतत अवधारणा के अनुसार उपक्रम का जीवन अनिश्चित मान लिया जाता है। एक व्यावसायिक उपक्रम के लिए व्यवसाय के साधारण परिचालन में उपक्रम द्वारा प्राप्त निष्पत्ति के मूल्यांकन में इससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। गाइस, वैसे तो जो बिज़नेस होता है उसे गोइंग कंसर्न ही माना जाता है, लेकिन हमें लाभ हानि का भी तो पता लगाना होता है। और ऐसा तो नहीं है कि जब बिज़नेस एंड होगा तब हम उसके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ही एक निश्चित लेखांकन अवधि होनी चाहिए, और इसी के अनुसार हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इस लेखांकन अवधि माना गया है, और इसे ही हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंट्स इसी 1 साल की लेखा अवधि के लिए प्रिपेयर करने होते हैं। और फ्रेंड्स, वैसे भी अगर कंपैरिजन करना होता है या टाइम टू टाइम फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, ये बड़ी फर्म्स में तो फ्रेंड्स जनरली 6 मंथ्स और क्वार्टरली बेसिस पे भी अकाउंट्स मेंटेन हो सकते हैं। तो यही है अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इसी के अनुसार हमें अपने लेखांकन की अवधि एक निश्चित टाइम के लिए निर्धारित करनी होती है। जनरली यह 1 साल की अवधि होती है। और फ्रेंड्स, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैम हिंदी मीडियम या इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर कर रही है। वैसे तो मैं सभी को साथ लेकर चल रही हूँ और कंटेंट भी इसीलिए दोनों लैंग्वेज में दे रही हूँ। अब बात करते हैं अक्रूअल कॉन्सेप्ट की, मतलब उपार्जन की अवधारणा। फ्रेंड्स, इसे तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि यह हर जगह ही काम में आने वाली है। अंडर दिस, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, दैट इज व्हेन दे अकर and not as cash or cash equivalent is received or paid, and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate. इस आधार के अंतर्गत लेन देनों तथा अन्य घटनाओं के प्रभावों की व्यापारिक आधार पर मान्यता दी जाती है, अर्थात वे घटित होते हैं न कि रोकड़ या रोकड़ तुल्य की प्राप्ति या भुगतान होने पर, तथा उनको उस अवधि के लेखांकन रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया जाता है तथा अन्य वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया जाता है जिससे वे संबंध रखते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, मैं इसे आपको अच्छे से समझाती हूँ। फ्रेंड्स, इसी के अनुसार ये जो अकाउंटिंग पीरियड है और हम उसमें कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं या कोई इनकम हो रही है तो वह उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट होनी चाहिए जिस वर्ष में हमने उसे चुकाया है। उस अवधि के पहले या बाद में अगर इनकम कैश में रिसिप्ट हुई हो तो हम उसे नहीं लेंगे। फ्रेंड्स, इसी के अनुसार जब इनकम अक्रू और अराइज हो जाती है तो वह उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसे शामिल कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि अगर हमने जतिन को 1 फरवरी 2022 को 2 लाख रुपए की सेल करी है, कितने की? 2 लाख रुपए की हमने सेल करी है, और 15 मार्च को और हमने 1 लाख रुपए की सेल कर दी उसे, तो टोटल हमने 3 लाख रुपए की सेल कर चुके हैं। और जतिन ने 20 मार्च को 2,50,000 रुपये का पेमेंट किया और बाकी का पेमेंट 50,000 रुपये उसने 10 अप्रैल को किया। तो फ्रेंड्स, 2021 और 22 की हम इनकम 2,50,000 रुपये मानेंगे या फिर 3 लाख रुपये, क्योंकि अभी तक हमारे पास पेमेंट तो 2,50,000 रुपये का ही आया है ना 31 मार्च तक। तो फ्रेंड्स, हम इसे 3 लाख रुपये ही मानेंगे। इनकम हम टोटल 1 साल की 3 लाख रुपये लेंगे, क्योंकि इसे हमें उपार्जन को आधार माना जा रहा है, ना कि रोकड़ आधार। मतलब कि हम कैश बेसिस को नहीं ले रहे हैं, अक्रूअल बेसिस को ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर हमने हमारे ऑफिस का रेंट पे किया है, लेकिन 1 साल में ओनली 11 मंथ्स का हमने 5,000 रुपये रेंट पे किया है, मतलब कि 5,000 रुपये, लेकिन टोटल एक्सपेंस हमारा 12 मंथ का ही होगा। तो टोटल एक्सपेंस अगर पूरे साल का माने तो 12 मंथ इंटू 5,000 रुपये, टोटल के 60,000 रुपये हमारे एक्सपेंस होंगे, ना कि ओनली 55,000। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें सही लाभ हानि निकालने के लिए इनकम में से इसे डिडक्ट करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट,
मतलब कि मिलान की अवधारणा। इन दिस कॉन्सेप्ट all expenses matched with the revenue of that period should only be taken into consideration. In the financial statements of the organization, if any revenue recognized, then expense related to and that revenue should also be recognized. This concept is based on accrual concept and its periodicity concept has also been followed by applying matching concept. इस संकल्पना में उस अवधि के आगम के साथ मिलाए गए सभी व्ययों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। संगठन के वित्तीय विवरणों में अगर किसी आगम को मान्यता दी जाती है तो उसे कमाने के लिए संबंध व्ययों को भी मान्यता दी जानी चाहिए। और इसी का एक फॉर्मूला होता है पीरियोडिक प्रॉफिट इक्वल टू पीरियोडिक रिवेन्यू माइनस की पीरियोडिक एक्सपेंसेस। मतलब कि अवधिगत लाभ हमें ज्ञात करने के लिए उस अवधि के सभी आगमों को उसमें से अवधि के मिलाए गए व्ययों से माइनस कर देना चाहिए, तभी हमारा पीरियोडिक प्रॉफिट आ पाएगा। और फ्रेंड्स, इसी संकल्पना के अनुसार हम जो भी इनकम कमा रहे हैं उसे अर्न करने के लिए जो भी खर्चे मतलब कि एक्सपेंसेस हुए हैं उन सभी को उससे मैच करके इनकम से रिलेटेड करके सभी एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाता है, तभी हमारा नेट प्रॉफिट और सही नेट लॉस का पता चलता है। और फ्रेंड्स, ये जो संकल्पना है ये उपार्जन कंसेप्ट पर ही बेस है और इसी के अनुसार समायोजन प्रविष्टियाँ मतलब कि एडजस्टमेंट एंट्रीज जैसे कि प्रिपेयर्ड, अक्रूअल, अनअर्ड और आउटस्टैंडिंग एंट्रीज की जाती हैं। ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे और हम कोई भी फ्रेंड्स टॉपिक छोड़ने वाले नहीं हैं। आप बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अब फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। मिस्टर पी एंटरप्राइजेज ने कपड़े का व्यवसाय आरंभ किया। उन्होंने 10,000 गारमेंट पीस 100 रुपये प्रति की दर से क्रय किए तथा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 की 12 माह की लेखांकन अवधि में 8,000 पीस 150 रुपये प्रति पीस की दर से बेचे। उसने 11 माह के लिए 3,000 रुपये का मासिक का दुकान का किराया भी चुकाया और गारमेंट के पूर्तिकर्ता मतलब कि गारमेंट के सप्लायर को 8 लाख रुपये चुकाए। वह ग्राहकों से 10 लाख रुपये प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, इसे हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो फॉर्मूला देखा था उसी का हम इसमें यूज़ करेंगे। पीरियोडिक प्रॉफिट हमें निकालना है तो उस अवधि के आगम को निकालने के लिए उस अवधि के मिलाए गए व्ययों को माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका रिवेन्यू मतलब कि इसका कुल आगम हो रहा है 12 लाख रुपये, क्योंकि 8,000 पीस बेचे हैं 150 रुपये प्रति पीस से। और एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो मर्केंडाइज मतलब कि जो हमने माल बेचा है उसी की लागत 8 लाख रुपये। और फ्रेंड्स, ये 8 लाख रुपये इसलिए ली क्योंकि उसने 800 पीस बेचे हैं, न कि पूरे 1,000 पीस बेचे हैं। तो इसलिए हमने 800 पीस बेचे हैं तो इसकी 800 पीस इंटू 100 के हिसाब से 8 लाख रुपये मर्केंडाइज की लागत हो गई। और शॉप का रेंट मतलब कि किराया चुकाया है 36,000 रुपये। फ्रेंड्स, उसने किराया तो केवल 11 माह का ही चुकाया लेकिन लेंगे पूरे 12 माह का, जैसे हमने आगे वाली संकल्पना में भी पढ़ा था। तो ये तीनों संकल्पना ही आपस में मिली हुई है। तो इसके अनुसार टोटल खर्चा हुआ 8,36,000 और जो हमारा पीरियोडिक प्रॉफिट आया है वो 3,64,000 रुपये आ गया है। यही फ्रेंड्स मैचिंग कॉन्सेप्ट है और ये हम पूरा 1 वर्ष का निकाल रहे हैं। तो इसमें पीरियोडिक कॉन्सेप्ट भी आ रहा है मतलब कि लेखांकन अवधि संकल्पना और उपार्जन संकल्पना भी आ गई है। फ्रेंड्स, आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान रखिएगा। गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट मतलब कि सतत व्यापार अवधारणा। The financial statements are normally prepared on the assumptions that an enterprise is going concern and will continue in operation for the foreseeable future. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operation. The valuation of assets of a business entity is dependent on this assumption. उपक्रम को सामान्यतः एक सतत उपक्रम माना जाता है अर्थात दिखाई देने वाले भविष्य हेतु सतत गतिविधियाँ। यह माना जाता है कि उपक्रम के विस्तार की न तो कोई भावना है और न ही कोई आवश्यकता होती है और न ही ये जो बिजनेस है वो अपनी उपक्रम की गतिविधियों को कम करना चाहता है। फ्रेंड्स, इसी के अनुसार जो व्यवसाय है वो इनडेफिनेट पीरियड मतलब कि अनंत काल तक चलता रहेगा और हमारा बिजनेस को बंद करने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। और इसी अवधारणा के अनुसार हम सभी संपत्तियों जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी,
प्लांट आदि को व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए खरीदते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारा व्यवसाय नियंत्रित चलाने का उद्देश्य नहीं होता तो हम असेट्स को किराए पर भी तो ले सकते थे ना। फ्रेंड्स, टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए किस अवधारणा के अनुसार हम स्थायी संपत्तियों को क्रय मतलब कि बाय करते हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा सतत अवधारणा, मतलब कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अनुसार हम व्यवसाय की संपत्तियों को खरीदते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपका इसका पार्ट 1 है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसी में इससे रिलेटेड सभी एमसीक्यू भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमसे सभी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स, हम सभी चैप्टर्स में ऐसा ही करने वाले हैं, पहले थ्योरी और देन प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, ये सब आपको समझ तो आ रहा है ना, या कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। इसका 7th कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कि लागत अवधारणा। बाय दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एन असेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, in other words acquisition cost. Although there are various measurement bases, accountants traditionally prefer this concept in the interest of objectivity. Current cost of an asset is not easily determinable. फ्रेंड्स, इसी संकल्पना के अनुसार हम जो फर्म होती है उसकी सभी असेट को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाते हैं। उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट में सभी वे आ जाते हैं जो कि उसे उपयोग में लाने योग्य तक काम में आते हैं, और इसमें ही उसके परिवहन व्यय भी शामिल हो जाते हैं। इस विचारधारा के अनुसार किसी संपत्ति का मूल्य प्राप्ति मूल्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है। यद्यपि मापांकन के अनेक आधार हैं, अनेक आधार मतलब कि या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया या फिर उसकी बाजार वैल्यू हो गई, मतलब कि मार्केट वैल्यू हो गई। तथापि लेखाकार परंपरागत रूप से वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से इस संकल्पना को प्राथमिकता देते हैं। किसी संपत्ति की चालू लागत सरलता से गणना योग्य नहीं होती। और फ्रेंड्स, ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, ये एक इजी तरीका है किसी भी असेट को मतलब उसकी कॉस्ट का पता लगाने का, क्योंकि जनरली उसकी मार्केट प्राइस का पता करना कठिन काम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आगे देखेंगे कि स्टॉक, फिक्स्ड असेट आदि में कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। हम उसके लिए कौन सा मेज़र लें, या तो मार्केट वैल्यू लें या फिर एक्विजिशन कॉस्ट लें। और फ्रेंड्स, नॉर्मली मार्केट वैल्यू को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए फिक्स्ड असेट पर हम डेप्रिसिएशन मतलब कि हार्स चार्ज करते हैं, जिससे कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सही से पता लग पाए। आई होप फ्रेंड्स, यहाँ तक के सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी बची हुई और अवधारणा को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये कंटेंट और मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये क्वेश्चन और सजेशन और अप्रिसिएशन आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें और अच्छा करने की मोटिवेशन मिलती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट और अकाउंट की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और फ्रेंड्स, आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, और आप हमसे सोशल मीडिया पर सभी अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए जुड़ सकते हैं। विद्या अक्षय इज़ ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।